नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 वर्ष का सफर पूरा कर लिया। संघ की ये यात्रा प्रेरणा, तप और त्याग से भरी रही है। संकल्प, सेवा, समर्पण के आधार पर संघ की गौरवशाली 100 वर्ष राष्ट्र उत्थान के लिए समर्पित रहे हैं। संघ की यात्रा केवल संगठन के परिश्रम की नहीं, बल्कि समाज के सहयोग और सहभागिता की भी कहानी है। आरएसएस के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ को राष्ट्र निर्माण और अनुशासन की अद्भुत मिसाल बताया। प्रधानमंत्री ने संघ के योगदान की जोरदार सराहना की। उन्होंने कहा कि आरएसएस के कई नेताओं ने देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और इसके लिए उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आजादी के बाद भी संघ को मुख्य धारा में आने से रोकने के लिए षड्यंत्र रचे गए। संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर जहां एक तरफ संघर्ष की कहानी को याद किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेता संघ पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि जब आजादी के आंदोलन में देश के लोग जेल जा रहे थे, तब आरएसएस इस आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों की मदद कर रहा था। आज बात इसी मुद्दे पर कि आखिर कैसे रहे हैं संघर्ष के 100 साल। हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास। आरएसएस का इतिहास तो देश की जनता को जानना चाहिए कि आजादी की लड़ाई में उसकी कोई भूमिका नहीं रही है। विविध क्षेत्र में काम करने वाले हर संगठन का उद्देश्य एक ही है, भाव एक ही है, राष्ट्र प्रथम। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा मौजूद है पूर्व सांसद संतोष अहलावत जी। स्वागत है संतोष जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस से प्रतीक सिंह जी है। प्रतीक जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है मिथिलेश जी आपका भी। बेहद खास ये मुद्दा। संतोष जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। संघ शताब्दी वर्ष मना रहा है, भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज संबोधित किया। बेहद खास ये 100 साल जो थे उसका जिक्र किया गया। संतोष जी, इस 100 सालों को आरएसएस के, संघ के, इसे कैसे देखा जाए? किस तरह से आजादी में योगदान रहा है? देखिए, राष्ट्र प्रथम, कल मैं रहूं ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए, ये भाव हमेशा संघ का रहा है और संघ ने सबको आत्मसात किया है। ये जो कांग्रेस के लोग बोलते रहते हैं, अक्सर जब हम सुनते रहते हैं इधर उधर की बातें, तो ये कहते हैं कि अंग्रेजों से रिश्ता, अंग्रेजों से किसका रिश्ता था ये पूरा देश जानता है। सबको मालूम है, बिना पढ़े लिखे आदमी को भी पता है कि अंग्रेजों के पिट्ठू कौन थे। तो संघ की जो भूमिका रही, मैं तो सबसे श्वेता जी इस बात से बहुत खुश हूं जी कि आजाद भारत में सब जो अब मुद्रा प्रचलन में की, उसमें भारत माता का फोटो है। इससे बड़ी बात घरों की भारतीयों के लिए और क्या होगी। हमारे जिसको हम माता कहते हैं, उसका फोटो पहली बार मैंने सिक्के पे देखा और मैं बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहूंगी कि संघ के इस 100वीं शताब्दी वर्ष में आपने जो एक राष्ट्र को समर्पण किया है, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। ये बहुत पहले होना चाहिए था। दूसरी बात मैं आपको कहूंगी कि संघ के ऊपर संतोष जी, और चलिए एक बार फिर से हम चर्चा का रुख करते हैं बिग फाइट का। संतोष अहलावत जी आपने बात रख रही थी और अब मैं प्रतीक सिंह जी आपका रुख करना चाहूंगी। आपको बता दें बजरंग गोयल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विषय विशेषज्ञ। स्वागत है बजरंग जी आपका हमारे इस खास डिबेट पे, खास मुद्दे पर। प्रतीक जी, देखिए संतोष जी ने जो बात रखी है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज पीएम मोदी ने भी संबोधन के दौरान ये कहा संघ के, आरएसएस के 100 वर्ष है, लेकिन संघर्ष के 100 वर्ष है, उन्होंने बात की। लेकिन कांग्रेस बार बार ये कहती है कि ये संघ या आरएसएस, इसका कभी भी आजादी में योगदान नहीं था और ये अंग्रेजों के साथ रहे हैं। इसका आधार क्या है? क्यों बार बार ये कहा जाता है? क्यों बार बार आप लोग कहते हैं कि बीजेपी फ्रंट में है और बैक में आरएसएस है? 100 साल पूरे हो गए हैं, आज इस मौके पर शताब्दी वर्ष आरएसएस मना रहा है, कांग्रेस इसे कैसे देखती है? श्वेता जी, सबसे पहले तो आप और संतोष अहलावत जी, मुझे लगता है कि संघ पे आपको सबसे ज्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का मतलब महिलाओं का संघ के अंदर कोई योगदान नहीं है। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला को भेजा जिनका आरएसएस में इस 100 साल में कोई योगदान नहीं रहा। दूसरी बात
क्यों हम लोग ये कहते हैं? क्योंकि आप चाहे भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर लीजिए, उस समय पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आरएसएस में गुरु गोवलकर, जो जिनको गुरुजी कहते हैं, वो जो फौजें थी अंग्रेजों की, उसके अंदर भर्ती करा रहे थे। वो आह्वान कर रहे थे भारत की जनता से कि आप इसके अंदर सम्मिलित मत होइए। और जब देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद में लगातार संविधान का विरोध किया, लगातार तिरंगे झंडे का विरोध किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो 14 अगस्त 1947 को ऑर्गेनाइजर के अंदर एक लेख लिखा, मिस्ट्री बिहाइंड द भगवा ध्वज। और उस लेख के अंदर क्या लिखते हैं कि वह भले ही हमारे हाथों में तिरंगा थमा दें, लेकिन हिंदुओं द्वारा ना इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा और ना ही अपनाया जा सकेगा। 3 का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है। गोवलकर अपने लेख के अंदर लिखते हैं कि जो भारतीय संविधान है, इसके अंदर भारतीय कुछ भी नहीं है, जो इधर उधर से लाया हुआ एक पुलिंदा है। 1945 में आरएसएस की एक पत्रिका छपती है अग्रणी, उसके अंदर गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और आप देखिए सारे स्वतंत्रता सेनानियों को रावण के रूप में दिखा रहे हैं। ये आरएसएस के करते थे। तो आप एक, और इन्होंने बोला कि हमारे बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, आज नाम भी जारी कर देते। आज 100 का सिक्का जारी किया, उसके साथ वो नाम जारी कर देते। एक नाम मुझे गिना जाए आरएसएस का कोई भी व्यक्ति जो इन 100 सालों के अंदर या 1947 तक कोई भी एक भी व्यक्ति जेल में गया हो, एक भी व्यक्ति स्वतंत्रता आंदोलन में, यानी आप ये कह रहे हैं कि शताब्दी वर्ष तो मना रहे हैं, लेकिन ये 100 साल संघर्ष के नहीं थे। 100 साल मजे के हैं, ये संघर्ष के कहां हैं? 1948 के अंदर जब बैन किया था सरदार पटेल ने, तो उन्होंने लिखा था, उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक पत्र लिखा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और उन्होंने लिखा था कि जो संघ की जो जहरीली मानसिकता थी, उसके कारण महात्मा गांधी की हत्या हुई है। और हत्या के बाद में आरएसएस मुख्यालय पे मिठाई बांटी गई, जो तिरंगा है उसको पैरों से रौंदा गया। तो ये मजे के 47 के बाद मजे लिए और उससे पहले भी मजे लिए। अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन लेते थे, पता नहीं क्यों, कौन से संघर्ष की बातें कर रहे हैं। आपने बहुत सारे आरोप लगाए, सवाल भी उठाए, क्योंकि हमारे साथ विषय विशेषज्ञ बजरंग गोयल जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। बजरंग जी, एक तरफ शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, 100 साल संघर्ष की बात की जा रही है, और पीएम मोदी ने भी आज संबोधन के दौरान बेहद अहम बातों का जिक्र किया कि किस तरह से संघ के ये 100 साल रहे हैं संघर्ष से भरे हुए। दूसरी तरफ विपक्ष या कांग्रेस की तरफ से जो बातें रखी जा रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, आम जन भी ये देख रहा है कि आरएसएस की बात करें, संघ की बात करें, किस तरह से ये आगे है, कितना मजबूत है आज के वक्त में, लेकिन इस 100 साल के सफर को कैसे देखेंगे? देखिए, यदि हम संघ की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अब संघ को अपने विषय में बताने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समाज अब स्वयं संघ के विषय में जानने लगा है, उसके विषय में बताने लगा है, वो लोगों को जागरूक करने लगा है संघ के विषय में। और जहाँ तक बात है संघर्ष की, तो ये संघर्ष संघ ने स्वयं प्रारंभ किया था, किंतु आज यह संघ का संघर्ष नहीं है, क्योंकि संघ की स्वीकार्यता अब जन जन के अंदर है, क्योंकि संघ का स्वयं का कोई विचार नहीं है। संघ ने उसी विचार को आगे बढ़ाया जो विचार इस देश का मूल विचार था, जो राष्ट्रीयता का मूल विचार था, उसी विचार को संघ ने आगे बढ़ाया। संघ के आप विचारों की बात करते हैं तो परम पूजनीय जो प्रथम सरसंघ चालक थे संघ के, जिन्होंने संघ की स्थापना की, वो कांग्रेस में भी रहे। और जिस चयन समिति की बात कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध के समय, उस चयन समिति में और उन्होंने प्रयास किया कि वो रहें। क्यों किया वो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। क्योंकि उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध की तैयारियां चल रही थी और हमारे देश के जैसे जवान कहीं मिल नहीं सकते, तो उन्होंने ऐसा कहा कि यहां से हमको जवान मिलना चाहिए। और उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी, और मैं कहूंगा कि और भी ऐसे बड़े जो दिग्गज नेता थे उस समय जो देश का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों को यदि इस प्रकार के जवान प्रथम विश्व युद्ध में हम देंगे तो ये हमको और हम पर प्रसन्न होकर के हमको आजाद कर देंगे। डॉक्टर साहब ने इसका विरोध किया, और विरोध करने के बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब शत्रु पर कोई आक्रमण कर रहा है, यानी अंग्रेज उस समय शत्रु ही थे हमारे, हम उनसे आजादी चाहते थे, और जब उस पर कोई आक्रमण कर रहा है, यानी प्रथम विश्व युद्ध में जब वो व्यस्त हैं, उस समय पर यदि हम लोग शत्रु पर आघात करेंगे तो हम निश्चित रूप से ही विजय प्राप्त कर लेंगे, हम भारत देश को आजाद करवा लेंगे। ये बात उस समय के कांग्रेस को समझ में नहीं आई, और उन्होंने उनका साथ दिया। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, जैसा 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने किया, विद्रोह किया वहां पर, इसी प्रकार से। और उन्होंने वहां चयन समिति के माध्यम से, क्योंकि वो एमबीबीएस डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि एमबीबीएस डॉक्टर की भी वहां भर्ती कर रहे थे, तो उन्होंने उस चयन समिति के माध्यम से उसमें भर्ती होने की कोशिश की और दूसरे भी प्रयत्न किए, किंतु उनको नकार दिया गया, क्योंकि वहां की जो इंटेलिजेंस थी, उस इंटेलिजेंस की खबर के अनुसार कुछ नाम उन्होंने
भेजे थे कि इन नामों को प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत किसी भी माध्यम से हमारे यहाँ सम्मिलित नहीं किया जाए। उनमें एक नाम जो था डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार जी का था, तो उनको नहीं किया गया, नहीं लिया गया। और बाद में देखते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध भी हो गया, अंग्रेज विजयी भी हो गए, और उसके बाद में कांग्रेस ने कहा कि हम असहयोग आंदोलन करेंगे, अंग्रेजों ने हमारी बात नहीं मानी। इस बात का यह सबूत है कि अंग्रेजों ने कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन चलाया। उसके बाद में अंग्रेजों का, खैर मैं इस बात की, चूंकि इन्होंने बात कही इसलिए बात कहूंगा, मैं बात करता हूं मूल रूप से संघ की। संघ जो शुद्ध रूप से, आज संघ अपने नाम के लिए कभी काम नहीं करता, वह शुद्ध रूप से समाज के नाम की बात करता है, क्योंकि संघ का जो मूल विचार है वह राष्ट्रीय विचार है। इसलिए इसका पहला जो नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। किसी भी शब्द की यदि कोई भी चर्चा करे, कोई भी विश्लेषण करे, तो उसको यह समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी क्या है। ठीक है जी, ठीक है। मिथिलेश जी, अभी जिस तरह से उन्होंने परिभाषित भी किया और 100 साल के सफर की बात की, कैसे शुरुआत हुई, इसका भी जिक्र किया। विपक्ष तो सवाल उठा रहा है समाज में क्या योगदान आरएसएस का रहा है। दूसरी अहम बात की राजनीति से क्या जुड़ाव के तौर पर इसे देखें, क्योंकि आरएसएस समाज के लिए काम करता है, जो सही है जो गलत है सीधे तौर पर बोलता है। एक तरफ तो ये बात होती है कि नहीं हम किसी पार्टी से नहीं, लेकिन बैकडोर बीजेपी की भी विचारधारा वही है। अब ऐसे में विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसे किस तरह से देखेंगे? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक आरएसएस क्या तैयार कर सकता है, उसका अकाट्य प्रमाण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो छोटी सी उम्र में आरएसएस से जुड़ गए, और उन्होंने छोटी सी उम्र में जुड़ने के बाद में जो 3 चीजें आरएसएस की है, अनुशासन, स्वनियोजन और सेवा, तीनों को अपनाया और पूरी दुनिया को बताया कि आरएसएस क्या है। और इसके अलावा पहली बार इस देश में लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की किसी ने खुलकर तारीफ की कि 100 साल से राष्ट्र प्रथम के भाव से काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मानते हैं कि वो आरएसएस उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आए। और इसके अलावा जिस तरीके से नागपुर मुख्यालय गए, नागपुर मुख्यालय जाके श्रद्धांजलि दी, तमाम काम किए। और कहीं न कहीं कांग्रेस का भी देखिए एक इस्लामिक विस्तारीकरण का दौर उठा था मक्का मदीना से, और स्पेन तक चला गया था। स्पेन में यूरोपियन कंट्रीज ने विरोध किया और बैकअप आया। उस दौर में देश में जो सर सैयद थे वो 2 कंट्री की थ्योरी पहले से रखे हुए थे, हिंदू मुस्लिम का। ऐसा नहीं है कि बाद में जिन्ना जी ने किया, उससे पहले ये थ्योरी चल रही थी। उस दौर में तिलक और गोखले, उन्होंने इस काम को संभाला। और कहीं न कहीं जो आरएसएस थी उसने कभी कांग्रेस का विरोध किया, मुझे याद नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं अगर 3 बार जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने तो हिंदुओं ने वोट दिए, अगर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी 2 बार तो हिंदुओं ने वोट दिया। ऐसा नहीं है कि डिवीजन हो। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आज प्रधानमंत्री ने कही कि घुसपैठिए इस देश में घुस रहे हैं, जनसंख्या की जो डेमोग्राफी बिगाड़ रहे हैं। संघ ने कभी कांग्रेस का विरोध किया हो ऐसा नहीं नजर आता, लेकिन कांग्रेस आज के वक्त में तो संघ के विरोध में तब और अब में आप कितना फर्क पाते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? देखिए, उसका रीजन ये है कि अब इनको ये लगने लगा है कांग्रेस के थिंक टैंक को कि आरएसएस का अगर विरोध करेंगे तो माइनॉरिटी के वोट आ जाएंगे। एक थ्योरी होती है, आदमी प्रॉफिट के लिए कुछ भी सोच ले, लेकिन कहीं न कहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि संस्कारवान नागरिक तैयार करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और कहीं न कहीं आरएसएस की कॉपी करते हुए कांग्रेस में भी सेवा दल शुरू किया गया, ऐसा नहीं है। देखिए, हाँ, लेकिन वो विचारधारा, देखिए कॉपी का मतलब यही है, आरएसएस जैसा राष्ट्र धर्म नहीं बन पाया, उनका पार्टी तक सीमित रहा। वो आरएसएस की तरह जब देश में संकट आया तो किसी पारिस्थितिक परिस्थितियां खराब हुई तो वो संकट में दिखाई नहीं दी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को देव माने और देह को दीपक मानकर इस मुल्क को कहीं आगे ले जाएं, ये जो विजन है, ये विजन हर हिंदुस्तानी की रगों में खोलता है कि भारत माता की जय बोलने से उनकी रगों का खून तेज हो जाता है। तो जो राष्ट्रीयता का भाव पूरी विश्व में जो एक माहौल बना हुआ है, उसमें यह भाव बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने देश से मोहब्बत करें, हम हमारे अहले वतन से मोहब्बत करें, मादरे हिंद से मोहब्बत करें और मुस्लिम भाइयों को भी समझाएं। ये कहीं न कहीं एक पॉजिटिव एटीट्यूड है और इसका राजनीतिकरण करना, मुझे लगता है आरएसएस का राजनीतिकरण करना तर्कसंगत नहीं है। संतोष जी, मैं कहना चाहूंगी, स्वयंसेवक संघ जब जब देश पे कोई दिक्कत आई, चाहे वो 1962 का युद्ध का समय था या प्राकृतिक आपदा का समय था या फिर कोरोना जैसी महामारी का समय था,
जान की परवाह बिना किए अगर कोई व्यक्ति दूसरों के लिए काम कर रहा था तो वो स्वयंसेवक संघ का हमारा अपना कार्यकर्ता था। और अभी प्रतीक जी ने कहा महिलाओं को, तो मेरे फादर स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे। तो इस बात का क्या मतलब हुआ? मैं देश की सेवा नहीं कर सकती, मैं देश का भला नहीं कर सकती? जब कोरोना जैसी महामारी का समय था या हमारी गौ माता लंपी से पीड़ित थी, उस समय महिलाओं की एक बड़ी टीम काम कर रही थी। वो कौन थे? राष्ट्रभक्त लोग थे, जो देश से प्रेम करते हैं, वो लोग थे। और अभी आपने सुना बजरंग जी कह रहे थे और जयमनी साहब कह रहे थे, देखिए यह अकाट्य सत्य है। बहुत जोर जोर से बोलकर और तथ्यहीन बातें कहने से सत्य कहीं मरता नहीं है। ये सच है कि स्वयंसेवक संघ का कोई भी कार्यकर्ता कभी भी जाति की बात नहीं करता। और कांग्रेस क्या कर रही है साहब? धर्मांतरण का काम जो कर रही है कांग्रेस, भारत को खंडित करने का काम आज भी कर रही है कांग्रेस, उसका विरोध भी हमारा स्वयंसेवक संघ कर रहा है। ठीक है, उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, तो मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रभक्ति भी इनको नहीं सुहाती, अगर देश से प्रेम भी नहीं सुहाता इनको, अगर देश की सेनाओं के शौर्य का गान भी नहीं सुहाता इनको, अगर गरीब कल्याण भी नहीं सुहाता इनको, अगर, तो फिर मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ये कौन सी भूमि पर पैदा हुए। नहीं, ये भारत के लोग हैं, क्यों नहीं इनको सुहाएगा, क्यों नहीं इनको पसंद आएगा, क्यों नहीं ये इसको बेहतर करें, क्यों सवाल उठ रहे हैं? प्रतीक जी बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है, इनसे जवाब ले लेते हैं। मैंने अभी बोला था संतोष जी जवाब ले लेते हैं। महिलाओं का कोई पार्टिसिपेशन है क्या आरएसएस के अंदर? नहीं है, ये तो लिखा हुआ है उनके यहाँ पे, नहीं है ना। आप बता दीजिए, एक भी कोई प्रचारक हो उस आरएसएस के अंदर जाते हो, नहीं है, तो मैंने तो सत्य बोला। दूसरी बात ये बोले गए कि आरएसएस की फुल फॉर्म राष्ट्रीय स्टार्ट होती है राष्ट्रीय सतह, तो आपको पता है क्या हिटलर की पार्टी का नाम का जो था शुरुआत, वो भी राष्ट्रीय था, राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रमिक दल। हिटलर की पार्टी में भी शुरुआत जो थी वो राष्ट्रीयता से थी। तीसरी बात, आप हिटलर के नाम से लेकर या तुलना कर रहे हैं आप आरएसएस? नहीं, मुझे अभी बजरंग जी कह रहे थे कि आरएसएस की शुरुआत राष्ट्रीय, जो पहला वर्ड है वो राष्ट्रीयता से, तो मैं प्रतीक जी की जानकारी बहुत नगण्य है, प्रतीक जी को जानकारी नहीं है। जी संतोष, दुर्गा वाहिनी के रूप में महिलाएं काम कर रही हैं, उनको मालूम नहीं है। नहीं बोलता तो फिर क्यों बोल रहे? ठीक है प्रतीक जी, आप मुझे 100 साल हो गए, आप मेरे बाद में बता दीजिएगा 100 साल के अंदर एक भी जो सरसंघ चालक वो किसी महिला को बनाया, प्रचारक किसी महिला को बनाया? आप अलग से कोई दल बना लीजिए, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, आरएसएस के अंदर बनाया क्या, ये बात कर रहा था मैं। दूसरा बात, अभी बजरंग जी ने कहा था कि राष्ट्रीय जो शब्द है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय उसी शब्द से शुरू होता है, तो जो जर्मनी में जो हिटलर की पार्टी थी उसकी पार्टी का नाम भी राष्ट्रीय शब्द से शुरू होता था। तीसरा बात, ये मिथिलेश जैमिनी जी ये कह रहे थे कि आरएसएस का विरोध इसलिए करते हैं कि माइनॉरिटी का वोट लेना है। अरे सरदार पटेल को 1948 में क्या माइनॉरिटी का वोट लेना था? क्यों उन्होंने बैन कर दिया था? क्योंकि गांधी की हत्या के अंदर आरएसएस लिप्त थी। उन्होंने पत्र लिखा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, सरदार पटेल ने, और उस सरदार पटेल ने अपने पत्र में यह लिखा है कि जो इनकी जहरीली मानसिकता है आरएसएस की, उसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? चौथी बात, जो 1919 की जो बात कर रहे थे वो तथ्यहीन है, वो कहीं भी इतिहास में लिखा हुआ ही नहीं है। और 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे, ये इतिहास में दर्ज है, कोई इसकी बात नहीं करेगा। तिरंगे झंडे का विरोध कर रहे थे, उसके ऊपर किसी ने नहीं बोला। आपने संविधान का विरोध कर रहे थे, उसके ऊपर किसी ने नहीं बोला। सारे गुणगान करने के अंदर दीजिए, अगर इतने 10 सेकंड में अगर इतने सारे स्वतंत्रता सेनानी थे तो आज लिस्ट जारी कर देते ना, क्यों नहीं लिस्ट जारी करी? आज हमारे चोरी के स्वतंत्रता सेनानी चुरा करके ले जा रहे हैं, चुरा करके सरदार पटेल को अपना बना रहे हैं, कभी बॉस को अपना बना रहे हैं। पार्टी से जुड़ के रहे, देश के हैं ये, देश के हैं ये। कौन सी पार्टी के अध्यक्ष? कौन सी पार्टी के अध्यक्ष? आजादी के लिए प्रतीक जी बस सुनने दीजिए, प्रतीक जी बजरंग जी जवाब दिए। बजरंग आजादी के लिए प्राण आहूत करने वाले लोग संतोष मैं रुक करूंगी आपका। बजरंग जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे 2 बार, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। बताइए क्यों उन्होंने आरएसएस का विरोध किया था उस टाइम में? ठीक है, एक बार जवाब ले लीजिए, आपने जो सवाल किया उसे प्रतीक जी जवाब भी तो लेने दीजिए। प्रतीक जी आप सवाल ही करेंगे सर, वक्त खत्म हो जाएगा। बजरंग मुझे लगता है कि ये जो भी बातें कह रहे हैं उसमें कोई स्पष्ट प्रश्न नहीं है। जिस स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर रहे हैं आज ये पूरा विश्व जानता है। परम पूजनीय डॉक्टर जी जिन्होंने संघ की स्थापना की थी वो स्वयं भी जेल गए थे,
चाहे हम असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, नहीं है ना, गांधी जी की हत्या के 2 बार गए थे जेल, दो पता है क्या बार। आपको ये? देखिए, किसी की बात काटना, इसके साक्ष्य हैं, हम सब लोग पढ़ सकते गांधी हैं, जी की आपको हत्या चाहिए तो के इल्जाम भेजिएगा। में जेल गए थे। और 2 बार असहयोग आंदोलन में महाराष्ट्र के अंदर भाषण देते हुए परम पूजनीय सरसंघ चालक थे वो उस समय संघ के, वो 2 बार जेल गए और जेल में भी उन्होंने यही काम किया और उसके बाद में इनको यह स्वीकारना पड़ा। बजरंग जी, उस वक्त जो विचारधारा थी जी। संघ की, उसी विचारधारा पर आज तक काम होता आ रहा है देखिए, या संघ- बदलाव हुआ है वक्त के साथ? संघ प्रारंभ से लेकर के एक ही बात करता है, इदम न मम इदम राष्ट्राय स्वाहा। यानी संघ के जितने स्वयंसेवक हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, वह सब स्वयं के लिए नहीं, देश और समाज के लिए कोई काम तो करते वजह हैं। होगी कि इसमें महिलाओं की मौजूदगी नहीं है डायरेक्ट। देखिए, डायरेक्टली भले हो, अलग से आप भले ही वो बनाए, इसके भी तो कोई वजह देखिए होगी। क्या होता है, हाँ। जब हम बात करते हैं कि मातृशक्ति के संगठनों की बात करते हैं संघ में, तो आज हम लोग राष्ट्र सेविका समिति, जिसमें प्रचारक भी हैं, मातृशक्ति बहुत प्रचारक हैं, और जैसा इन्होंने कहा कि दुर्गा वाहिनी है, उसमें बहनें हैं, तो ऐसा नहीं है, ये थोड़ा जानकारी का अभाव कह लीजिए या ये कहिए। जब संघ की बात करते हैं तो संघ अकेला संघ, ऐसा ये कहें कि केवल शाखा को संघ मानते हैं, ऐसा नहीं है। संघ जो है एक विचारों का समुच्चय है। बजरंग जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, एक लास्ट कमेंट जरूर मिथिलेश जी मैं चाहूंगी, क्या राजनीति और संघ को जोड़कर देखा जाए? आज तक भले ये कहा जा रहा हो आरएसएस अलग है, समाज के लिए काम करता है, लेकिन फिर भी आज के वक्त में राजनीति और संघ। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्वीकार कर चुके हैं कि राजनीतिक जो उनकी एडवाइस है वो लेते हैं, तो इसलिए पॉलिटिकल माना जा सकता है। लेकिन जो मेन ध्येय है आरएसएस का, वो कहीं न कहीं इस देश में एक सुशिक्षित, एक संस्कारवान नागरिक बनाने का ध्येय है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के वैश्विक परिदृश्य में, क्योंकि हर मुल्क की जो डेमोग्राफी है वो बहुत तेजी से चेंज हो रही है। इंडिया में भी कई कंट्रीज में, स्टेट्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और जिस तरीके से घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इन तमाम स्थितियों को देखिए, सरकार है, लेकिन कहीं न कहीं विचार को जिंदा रखना जरूरी है। कहीं न कहीं इस देश के वजूद को बचाने के लिए जो स्पेन में हुआ, जो स्पेन में यूरोपियन कंट्रीज ने किया, देखिए सरकार पहले आपकी थी, 11 साल से इनकी है। 11 साल में कितने निकाल दिए? उसका निकालने का मतलब ये कि जो जांचें चल रही है, बाज नहीं आ रहे हो आप। निकाल दी। देखिए वो जो जांचें चल रही है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के दिन हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का है कि एक ऐसा एनजीओ, एक ऐसा स्वयंसेवी संगठन जिसने 100 साल तक इस देश के विचार में। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब संघ के 100 साल की बात करें, क्योंकि शताब्दी वर्ष मना रहा है, या संघ के संघर्ष के 100 साल की बात करें। दावे अपनी अपनी जगह है, अपनी तरह से विपक्ष भी सवाल कई खड़े कर रहा है इन 100 सालों को लेकर, इन 100 साल के सफर को लेकर। लेकिन इतना जरूर है कि विचारधारा कोई भी हो, लेकिन अगर राष्ट्र को प्रथम रखकर काम किया जा रहा है, राष्ट्र हित में बात की जा रही, काम किया जा रहा है, और पहले से अब में और ज्यादा मजबूत हुआ है, तो कोई तो बात होगी। और भले ही बहुत सारी नकारात्मक चीजें की बात या जिक्र किया जा रहा हो, लेकिन इतना जरूर है कि अगर 100 सालों में आरएसएस संघ मजबूत हुआ है, तो आने वाले 100 सालों की बात करें या आने वाले दशकों की बात कर ले, कितना और मजबूत होगा, कितना इसका असर समाज में होगा, वो भी बेहद अहम है। लेकिन 100 वर्षों के संघर्ष की गाथा का भी जिक्र जरूर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 367 हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।